अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.2 स्टार्ट करना है, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो इससे प्रीवियसली 9th क्लास में प्रीवियसली 8th में भी हमने इन लॉज के बारे में पढ़ा हुआ होता है। आज हम पहले के मुकाबले में जरा ज्यादा डिटेल में इन लॉज को डिस्कस करेंगे। जनरली हमने इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद रख लेनी है। न्यूटन ने हमें 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से फिजिक्स की डिफरेंट बुक्स में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कोर्स बुक्स में हमारी 9th में भी आएंगे और क्लास फर्स्ट ईयर में भी हम इन लॉज में डिटेल में बात करते होते हैं। सो इनमें हम सबसे पहले, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे होते हैं तो हमें इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। नंबर 2, हमें इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पता होनी चाहिए। और नंबर 3, आपको डेली लाइफ से में जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ना, कि डेली लाइफ में कौन कौन सी जगह पर कोई भी रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स से इन लॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो न्यूटन साइंटिस्ट थे और इनको सर का खिताब दिया गया था। तो कंप्लीट नेम वाज सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1686 में, सम बुक्स में 87 लिखा होता है, सम बुक्स में 86 लिखा होता है। आपकी जो 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें 1686 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, और इन्होंने जिस बुक में इन लॉज के बारे में बताया था, द बुक वाज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स। ठीक है, इस बुक में इन्होंने जो है वो अपने लॉज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको बताया था। सो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बात करें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चूंकि ये हमारा एक लॉ है तो हम सबसे पहले लॉ की स्टेटमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने हमें ये बताया था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी in motion will continue to move until or unless it is acted upon by some unbalanced force। ठीक है, मैं अभी आपको इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इसमें बाकी लफ्ज तो आपकी मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियर वर्ड्स हैं। इसमें बिल्कुल एंड पे मैंने लिखा है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पहला लेक्चर जिसमें हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पर बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी टाइप ऑफ फोर्सेस में बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको वो बात थोड़ी सी रिकॉल करवा देती हूँ कि बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस तरफ से लग रही है जिसे हम F1 कहते हैं, और एक फोर्स इस तरफ से लग रही है जिसे हमने F2 कहा है। अगर देखें F1 भी 5 न्यूटन है और F2 भी 5 न्यूटन है, तो देखें इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इस किस्म का केस जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस लग रही हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो है ये बैलेंस्ड फोर्सेस थी। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर यही बॉडी है और एक जो फोर्स है F1 वो 5 न्यूटन की लग रही है और दूसरी जो फोर्स है स्टूडेंट्स F2 वो 10 न्यूटन की लग रही है, तो देखिए इस केस में जो फोर्सेस लग रही है ना तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है ना तो उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इस तरह की फोर्सेस को हम जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, इन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में स्टूडेंट्स हमें ये बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है ना तो वो अपनी जो रेस्ट की स्टेट है उसी को कंटिन्यू करती है, और अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है तो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करती है अनटिल और अनलेस, हत्ता के जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक जो बॉडी है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है ना, और टेबल के ऊपर आपने बुक रखी हुई होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये टेबल है और टेबल के ऊपर स्टूडेंट्स आपने एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए इनिशियली ये जो बुक है ये अपनी रेस्ट की स्टेट पर है ना,
तो जब तक आप इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि अपने हैंड से बुक को मूव नहीं करेंगे, या जब तक आप टेबल को हिट नहीं करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब तक ये जो बुक है ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। स्टेट को कंटिन्यू करने से क्या मुराद है कि ये जो बुक है ये हमारे पास अभी रेस्ट की स्टेट में है, तो ये अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी जब तक हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये तो हो गई हमारे पास रेस्ट वाली एग्जांपल ना। और अगर हम मोशन वाली बात करें तो देखिए फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है ना, जमीन पर पड़ा हुआ है, तो देखिए इनिशियली वो फुटबॉल अपनी रेस्ट की स्टेट में होगा। अगर आपको उसकी रेस्ट की स्टेट से मूव करवाना है तो ऑब्वियस है कि आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो आपकी बुक में फुटबॉल या सुकर बॉल के नाम से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए जैसे ही आप उसको हिट करेंगे, यानी कि आप अपने फुट से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉल जो है वो अपनी मोशन में आ जाएगी। जैसे ही आपने उसको हिट किया तो फुटबॉल ने मूव करना शुरू किया। अब फुटबॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई और पर्सन आकर उसे हिट ना करे। अगर किसी और पर्सन ने उसको हिट किया तो फुटबॉल की स्पीड भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और अगर किसी और पर्सन ने हिट ना किया तो फुटबॉल अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एक बात और भी आ जाती है कि अगर किसी और पर्सन ने उसको किक ना किया, हिट ना किया, तो थोड़ी देर बाद जो है वो जाकर फुटबॉल खुद ब खुद भी स्टॉप हो सकता है। उसके लिए फिजिक्स में हम ये वाली बात भी पढ़ते हैं कि खुद ब खुद स्टॉप क्यों होगा, कि आपने उस पर जो फोर्स लगाई है, जब उस फोर्स का अफेक्ट या इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, उस फोर्स का असर खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो फुटबॉल है वो अपनी रेस्ट की स्टेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो इनका लॉ है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट में रखेगी, और अगर फुटबॉल वाली एग्जांपल में बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करेगी अनटिल और अनलेस आप उस पर कोई भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगी। अगर रेस्ट से है तो मूव करना शुरू करेगी, अगर मूव कर रहे हैं, अगर आप उसके सामने कोई भी हर्डल रख देते हैं तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें पता होना चाहिए कि हम इसको ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, और हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने से क्या मुराद है कि मजाहमत करता है। मजाहमत कैसे, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है ना तो वो अपनी रेस्ट ही की स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। अगर आप उस पर फोर्स लगाते भी है ना तो बॉडी कुछ देर अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है जब तक कि उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। जैसे बॉडी के अंदर जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो लगाई जाने वाली फोर्स से कम हो जाती है, इसका मतलब है बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है। कब चेंज करती है, जब उसके अंदर मौजूद इनर्शिया की प्रॉपर्टी फोर्स के मुकाबले में कम पड़ जाती है, तब जो है वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है, यानी कि फोर्स को अलाउ करती है कि वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सके। सो अगर हम इनर्शिया की डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द property of a body due to which it resist any change in its state of rest or motion। यानी कि इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स वो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है, या जो है वो जिसकी वजह से कोई भी चेंज अगर उसमें आ रहा होता है तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। कब तक, जब तक कि उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी रहती है। जैसे ही इनर्शिया की प्रॉपर्टी वैनिश हुई तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। ठीक है, और इनर्शिया के हवाले से स्टूडेंट्स जो हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि इनर्शिया जो है वो मैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स वो मैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनका मैस ज्यादा है उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जिनका मैस कम है उनके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी कम है। ठीक है, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यूं कह सकते हैं कि लेट सपोज दो गाड़ियां है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो एक कार है, ठीक है, कार भी मूव कर रही है, और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास एक बस है वो भी मूव कर रही है। तो देखें कार और बस दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कार का मैस कम होता है ना बनिस्बत के बस के। इसका मतलब है
कार के अंदर जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लेस होगी, ठीक है। और जो बस है स्टूडेंट्स, उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ग्रेटर होगी। अब अगर आपने इन दोनों को रोकना है ना, रोकने के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इनके रास्ते में कोई भी हर्डल प्लेस कर देते हैं, ऐसा हर्डल जिसकी वजह से कार और बस रुक सके। तो देखिए कार भी अपनी मोशन की स्टेट में है, तो वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करेगी स्टूडेंट्स जब तक कि उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। और बस भी अपनी मोशन की स्टेट में है, तो वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करेगी कब तक, जब तक कि उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे ही कार और बस जाकर इस हर्डल से टकराएंगी, तो चूंकि कार के पास इनर्शिया कम है, तो कार हर्डल के पास टकराने से या हर्डल कार को इजीली स्टॉप कर सकेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया कम है। लेकिन बस का चूंकि इनर्शिया ज्यादा है, तो इस वजह से हर्डल जो है उसको बस को स्टॉप करने में जरा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स उसने आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और ग्लास के ऊपर आपने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो आप डिफरेंट कॉइन्स रख देते हैं। तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ही आप इसके ये जो आपने ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखे ना, जैसे ही आप उसे फ्लिप करेंगे ना, तो कार्डबोर्ड आगे आ जाएगा। इसके ऊपर जो पड़े हुए कॉइन्स है ना स्टूडेंट्स, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी स्टेट पर रहने की कोशिश करेंगे, यानी कि कॉइन जो है वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट की स्टेट पर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि नीचे जो है वो अर्थ में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, तो ग्रेविटी की वजह से कुछ देर के बाद जो कॉइन्स है वो नीचे जमीन की तरफ गिर जाएंगे, ये ग्लास के अंदर गिर जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो फिर ये जो कॉइन है ये अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स उसने आपको एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपने जो है वो कॉइन्स प्लेस किए हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप इस पीस ऑफ पेपर को फ्लिप करेंगे ना, तो पेपर तो निकल आएगा लेकिन जो कॉइन है वो अपनी स्टेट में स्टेबल रहेंगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आपने कॉइन को रखा हुआ ना, इसी तरह से जो कॉइन है वो अपनी स्टेट में स्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉइन्स के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी मौजूद है और कॉइन जो है वो अभी अपनी रेस्ट की स्टेट में है, तो ये अपनी रेस्ट ही की स्टेट को मेंटेन करेंगे, ना कि इस पेपर को फ्लिप करने के साथ साथ कॉइन भी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको डिफरेंट वो एग्जांपल्स दे रही हूँ जो कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना। तो इनर्शिया मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आप याद रखिए कि इनर्शिया का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स which have greater mass will have greater property of inertia, or on the other hand all those objects which have less mass will have lower property of inertia, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कार और बस की एग्जांपल ली, हमने ये ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड की एग्जांपल ली, हमने ये पीस ऑफ पेपर पर कॉइन अटैच करके ये वाली एग्जांपल ली। इसके अलावा वो आपको मूविंग बस की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। वो आपको बता रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे ही बस मूव कर रही होती है ना, तो देखें अगर आप बस में खड़े हुए हैं ना किसी भी हैंडल को पकड़कर, तो आपको बता रहा है जब बस मूव कर रही होती है ना, तो आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है यानी कि आपकी लेग्स वगैरह वो बस के साथ कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट होता है वो कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे ही आप खड़े हुए होते हैं तो अगर चलती हुई बस फौरन से स्टॉप कर जाती है ना, तो आपको एक जर्क सा महसूस होता है। और वो जर्क महसूस होने की रीजन क्या होती है कि क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो चूंकि बस मूव कर रही थी, तो अपर पार्ट भी आपका मूव कर रहा होता है। जैसे ही बस स्टॉप करती है तो अपर पार्ट चाह रहा होता है कि वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करे, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप करती है तो आपको एक जर्क सा महसूस होता है और आप जो है वो पीछे की तरफ मूव करके जाते हो, ठीक है। और इसी के साथ वो आपको यूं भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई पैसेंजर है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, बस स्ट्रेट जा रही है, तो वो अपनी स्ट्रेट जो उसकी मोशन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही अगर फौरन से बस राइट टर्न ले ले या बस लेफ्ट टर्न ले ले, तो पैसेंजर भी मूव करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा होता है कि वो अपनी स्ट्रेट लाइन स्टेट को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर बस राइट मूव करती है तो पैसेंजर की बॉडी की वजह से जो फोर्स लगती है वो लेफ्ट वर्ड लगती है। लेकिन अगर बस लेफ्ट मूव करती है तो पैसेंजर की बॉडी की वजह से वो जो फोर्स लगती है वो अपनी राइट वर्ड फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है? बिकॉज वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे उसने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये बस है, बस में जो है वो ये कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब बस जो है वो पहले स्ट्रेट लाइन मूव कर रही थी, अगर कुछ देर के बाद बस ने इस तरफ मूव करना शुरू किया ना, तो देखिए ये जो पैसेंजर है
बस के इस तरफ मूव करने की वजह से पैसेंजर की वजह से जो फोर्स रहेगी वो इस तरफ को लगेगी, फोर्स ड्यू टू पैसेंजर। क्यों? बिकॉज पैसेंजर जो है वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इस तरह से बस अगर इस तरफ को मूव करना चाह रही है तो अगेन जो पैसेंजर है उसकी तरफ से फोर्स लगेगी वो इस साइड को। क्यों? कि वो अपनी पहले बस चूंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो पैसेंजर अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट डेली लाइफ एग्जांपल्स थी जिनके थ्रू हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको कही थी यहाँ से वो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करनी होती है। कोई भी लॉ है ना तो हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करनी होती है। तो स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूं कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली जो नेट फोर्स है ना, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर वो जीरो है, ठीक है, इसका मतलब है फोर्स जीरो है तो बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, ठीक है। जब फोर्स जीरो है इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है। और जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है ना जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे एक्सेलरेशन तभी बनती है, ठीक है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो अपनी मोशन की स्टेट ही रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि वहां से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यानी कि समराइज करके आप यूं कह सकते हैं अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही। जब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही इसका मतलब है डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। जब बॉडी स्टेट चेंज नहीं करेगी तो फिर वेलोसिटी में चेंज तो नहीं आएगा ना। इस बात को मैं आपको यूं एक्सप्लेन करूंगी कि देखें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ने तब तक रेस्ट पर रहना है जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पर फोर्स अप्लाई की है तो ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया है। जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है अगर आपने ये फोर्स ना लगाई होती इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मूव ना किया होता। जब ऑब्जेक्ट मूव ना किया होता इसका मतलब है उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो होता, वेलोसिटी चेंज ना हुई होती। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास जीरो होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये सिंपल सी बातें या पॉइंट्स थे जो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ने थे। एक आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, फिर हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देन हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये डिफरेंट डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और एट लास्ट जो है वो आपको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आनी चाहिए। अभी अगर हम आपकी बुक से देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 67 है और वहां पर उसने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि 1686 में इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन प्रेजेंटेड हिज 3 लॉ ऑफ मोशन इन अ बुक नेम एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स और दिस बुक इज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क एवर रिटन। मतलब न्यूटन का जो काम है वो फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज भी अवल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज भी अगर कोई न्यूटन के लॉज को मतलब कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट देकर अपना लॉ बनाकर ये प्रूव कर दे कि न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है तो हमारी जो सारी फिजिक्स की बेसिक्स है ना वो कोलैप्स कर जाएंगी। क्योंकि फिजिक्स की जो जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मतलब उन सारे प्रोसेसेस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई भी कह दे कि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही वैलिड नहीं है इसका मतलब है फिजिक्स की बेसिक्स ही जो है वो दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पेज नंबर 68 पर आए स्टूडेंट्स, तो मैं अब प्रॉपरली इसको रीड नहीं करूंगी। उसने आपको बताया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यही होती है ना कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि वेलोसिटी यही होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम के अंदर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वो आपको इस लाइन पर एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इट मींस दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट while an object in motion will continue to move with constant velocity। और मैथमेटिकल लिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है,
अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 है। ठीक है, फिर वो आपको फिगर नंबर 3.9 में एक्सप्लेन कर रहा है कि फुटबॉल है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, फिर इसी के सामने वाली फिगर में वो बता रहा है कि जैसे ही आप उसको फुट से किक करेंगे तो वो जो है आपने एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है और फुटबॉल ने स्टूडेंट्स मूव करना स्टार्ट किया है। फिर वो कह रहा है, इससे जो नीचे वाली फिगर है वो कह रहा है द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनदर अनबैलेंस्ड फोर्स। ये देखिए इस फिगर में वो आपको बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी मोशन की स्टेट में रहेगा जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करवाते। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट टू पॉन्डर में उसने आपको ये एक्सप्लेन किया होगा कि अगर एक स्विंग है और स्विंग में एक साइड पर जो है वो एक बहुत ज्यादा मैस का पर्सन बैठा हुआ है और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्विंग है वहां पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो चूंकि जो एल्डर पर्सन है उसका मैस ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, तो बड़े बंदे को स्विंग को हिलाने के लिए आप इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा है तो आप जरा मुश्किल से उसको मूव करवाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे को देखते हैं तो उसका मैस कम है, इसका मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, तो उसके झूले को आप इजीली मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में उसने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जी फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है और इनर्शिया का स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट वो उसने आपको पेपर कॉइन की एग्जांपल दी हुई है एक्टिविटी में। फिर फिगर नंबर 3.10 में उसने आपको इनर्शिया बस पर बताया हुआ कि अगर आप बस को देखते हैं तो बस पर मौजूद जो पर्सन होते हैं वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है लेकिन जो अपर पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं होता। तो जैसे ही बस स्टॉप करती है तो आपकी बॉडी चाह रही होती है कि चूंकि पहले बस मूव कर रही थी तो बॉडी चाह रही होती है कि वो अपनी मोशन की स्टेट में रहे, लेकिन चूंकि बस स्टॉप करती है तो आपको एक जर्क फील होता है। इस तरह से अगर बस चल रही है मतलब मुसलसल बस चल रही है तो आपकी बॉडी ने अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करना शुरू किया होता है। जैसे ही चलती हुई बस को स्टॉप लगता है फौरन से जैसे ही जर्क लगता है, स्पीड कम होती है तो आपकी बॉडी को भी उसके साथ एक जर्क महसूस होता है, चूंकि बॉडी इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट जो है वो उसने आपको वाटर ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख के एग्जांपल दी हुई है कि इस अरेंजमेंट में जैसे ही आप उसको फ्लिप करेंगे तो कॉइन अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होती है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यही है ना कि जमीन पर पड़े हुए हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से वो जो कॉइन है वो नीचे आकर गिर जाएगा। अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर कॉइन जो है वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और लास्ट जो है वो उसने आपको बस वाली एग्जांपल को एलेबोरेट किया हुआ है कि अगर कोई भी देखें ये आपको एक ग्राफिकल या पिक्टोरल, ग्राफिकल तो नहीं कह सकते, ये आपको एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है कि देखें जैसे ही बस मूव करना शुरू करती है तो बस मूविंग बस को जैसे ही वो स्पीड पकड़ना शुरू करती है ना तो बस चूंकि आगे की तरफ जा रही होती है तो आपकी बॉडी जो फोर्स लगाती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, ये देखिए ये एरो हेड से उसने बताया है ये इस तरह से कि स्टार्ट मूविंग और स्पीड, अब जैसे ही बस आगे जा रही है तो एरो हेड जो है वो बैक की तरफ लगे हुए, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो की जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रही होती है। अब नीचे देखिए जैसे ही बस स्लो डाउन होती है यानी कि स्टॉप करती है तो आपकी बॉडी जो फोर्स लगाती है वो आगे की तरफ लगाती है, मतलब अब बस ने फौरन से स्टॉप किया तो आपकी बॉडी की तरफ से जो फोर्स लगेगी वो आगे की तरफ लगेगी। इस तरह से देखिए इस पार्ट में कि जैसे ही बस ने इस तरफ मूव करना शुरू किया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि बस ने अगर इस तरफ मूव करना शुरू किया राइट की तरफ तो फोर्स ड्यू टू पैसेंजर जो है वो अपवर्ड लगेगी, लेकिन बस ने लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू किया तो फोर्स ड्यू टू पैसेंजर जो है वो डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को मैंने आपके लिए समराइज कर दिया कि 4 कंडीशंस हैं कि बस आगे की तरफ जा रही है तो बॉडी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, बस ने स्टॉप कर दी है तो बॉडी आपकी आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। बस ने राइट टर्न ली है तो फोर्स ड्यू टू द बॉडी अपवर्ड लगेगी, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया। और बस ने अगर लेफ्ट की तरफ टर्न लिया तो फोर्स ड्यू टू द बॉडी या फोर्स ड्यू टू पैसेंजर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रही होगी, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन के जो मजीद लॉज हैं, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको डिस्कस करेंगे।